आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार पे। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पे। सपा नेता राजेंद्र चौधरी को कार्डियक अरेस्ट, अस्पताल में कराया गया भर्ती, देखने पहुंचे अखिलेश यादव। सोनम फिर नहीं जाएगी जेल, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक से किया इनकार। बेंगलुरु पुलिस प्रमुख ने डे केयर सेंटर में शिशु दुर्व्यवहार के मामले में की बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद रांधवा का बयान आया सामने। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुई इंडिया गठबंधन की 23 पार्टियां, सीजीआई सूर्यकांत को लिखी चिट्ठी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दर्दनाक हादसा, बस के खाई में गिरने से 40 यात्रियों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी का स्वास्थ्य आज अचानक बिगड़ गया। उनको लखनऊ के श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में एडमिट किया गया है। बताया जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक हुआ, उनको आईसीयू में रखा गया है। यह सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अस्पताल पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उनको लखनऊ के सिविल अस्पताल के आईसीयू में एडमिट कराया गया है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर जीपी गुप्ता के मुताबिक राजेंद्र चौधरी को पहले हार्ट अटैक हुआ और इसके बाद कार्डियक अरेस्ट का खबरें सामने आई। वही अब बताया जा रहा है कि राजेंद्र चौधरी की हालत नाजुक है। चौधरी साहब पार्टी काले आए थे और अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। चौधरी साहब अस्पताल लेकर के हम लोग पहुंचे हैं और जितनी जल्दी हो सकती है हम लोग अस्पताल में उन्हें लेकर के आए। जो उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना था वो डॉक्टर्स ने देना शुरू कर दिया है और बाकी जितना ट्रीटमेंट होना था उनको ट्रीटमेंट चल रहा है। वो ऑब्जर्वेशन में हैं और थोड़ी देर बाद डॉक्टर और जब रिपोर्टें उनके पास आ जाएंगी, जब ईसीजी रिपोर्ट और उनके पास आ जाएगी, उसके बाद पता लगेगा कि कितना उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। अभी ईसीजी जो हुई उसमें बेटर है। अभी कुछ देर बाद और जो ट्रीटमेंट के बाद फिर ईसीजी होगी, उससे पता लगेगा कि कितना उनके सुधार आया है। अभी कोई शिफ्ट होने की बात नहीं है। डॉक्टर्स के परामर्श पे, उनके सुझाव पे भी ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, अभी हालत कैसी है? अभी बेहतर है और पहले से सुधार हुआ है। ईसीजी होने के बाद और पता लगेगा कि सुधार कितना हुआ है। मेघालय के राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम की जमानत पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने मेघालय पुलिस की याचिका पर नोटिस जारी किया है। 10 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होनी है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को सोनम से हुई थी। दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए। वहां चेरापूंजी में राजा लापता हो गया। बाद में उनकी लाश एक गहरी खाई से बरामद की गई। पुलिस ने जांच के बाद सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज रघुवंशी और दूसरे सहयोगियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। जून 2025 में उत्तर प्रदेश से सोनम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय लापरवाही से तैयार किया गया अरेस्ट मेमो उनकी जमानत का आधार बन गया। मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन ही कर सकती हूँ कि मतलब है ना, मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहती हूँ कि मतलब है ना, ये फैसला जल्द से जल्द आए और मतलब है ना, हमारे राजा को न्याय मिले और सोनम को मतलब जेल के अंदर डाला जाए। और मैं है ना, मतलब जैसे मोहन यादव जी का भी निवेदन, उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इस फैसले पे गौर किया जाए और हमको मतलब सीबीआई जांच मिली जाए, क्योंकि ये फैसला इतने मतलब क्यों धीरे चल रहा है, क्यों स्लो चल रहा है। मतलब हमारा एक ही निवेदन है मतलब, और मेरा है ना मोदी सरकार से भी निवेदन है कि हमारी पुकार सुने मतलब, और हमको न्याय मिले, क्योंकि हमको न्याय अभी तक मिला नहीं। तो मतलब इसमें इतनी ढीलपोल क्यों चल रही है, और ढीलपोल चल रही है तो हमको वापस से जांच चाहते हैं हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें। क्योंकि जो भी कागज है हमारे मतलब, जो भी मतलब इतने जने से मतलब हमारे वो थे, मतलब कि इतने गवाह थे वो थे, तो हमारा फिर पीछे फैसला क्यों हट रहा है। तो हम यही चाहते हैं, सबसे निवेदन करना चाहती हूँ मैं कि हमको जल्द से जल्द फैसला मिले। बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी के कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर में बच्चों के साथ कथित मारपीट और टॉर्चर के मामले पर
कर्नाटका राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन संतोष कुमार ने कहा कि असल में कल मैं पुलिस के साथ उस जगह पर गया था, वहां कोई नहीं था और जगह बंद थी। जिन बच्चों के साथ यह हुआ है उनके लिए हमारी आयोग किसी कंसल्टेंट के जरिए काउंसलिंग का इंतजाम करने पर विचार कर रहा है। हमने पुलिस से उन 35 बच्चों के माता पिता की लिस्ट मांगी है। लिस्ट मिलने के बाद हम उनसे भी मिलने का इंतजाम करेंगे। हम सभी विभागों और सरकार से सलाह मशविरा करके तय करेंगे कि क्या सावधानियां बरती जा सकती है और एक SOP बनाएंगे। हम इस मामले को देखेंगे। हमने पुलिस को CCTV फुटेज और दूसरे सबूत इकट्ठा करने के निर्देश दिए हैं, वे उसी हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। हम इससे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। नहीं सर, एक्चुअली कल हम पुलिस दोनों मिलके गए थे स्पॉट पे। उस स्पॉट पे जाने के बाद फोन भी नहीं था, वो बंद हो गए थे। वो 35 बच्चे पढ़ रहे बोल रहे। वो बच्चों को बाद में हमारे आयोग से निमेंस के साथ मिलके एक कंसल्टेंट करके वो काउंसिल करने के सोच रहे हैं। कहीं उनके पेरेंट्स से भी आपने मिले हैं तो? नहीं, कौन भी नहीं मिले। वो 35 बच्चों का पेरेंट्स का पुलिस के लिए लिस्ट में मंगवाए हैं हम लोग। वो आने के बाद उनको भी मिलवाते सर। जिस तरह का ये घटना हो रही है सर बेंगलुरु में, बहुत सारे IT कंपनीज है, वहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को डे-केयर में छोड़ रहे हैं। इस केस के थ्रू आप क्या एक्शन इनिशिएट करने वाले हैं अगले आने वाले दिनों में? सब डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट से बात करके वो प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं वो देख के वो एक SOP कर सकते हैं, देखेंगे सर। अभी नेशनल कमीशन भी आ रहा है सर। हाँ, उनके साथ अब क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि सुओ मोटर केस भी दर्ज हुआ है? हाँ सर, वो उनके साथ ही हम लोग भी जा रहे हैं सर। वो मीटिंग करते हैं क्या नहीं, वो स्पॉट को जाते हैं। अभी मालूम होता है एक हफ्ता 35 मिनट्स में देख के उनके साथ जाके करेंगे। अभी तक आपको क्या क्या जानकारी मिली है सर इस केस में? नहीं, वो उतना कौन भी नहीं था। आज कल गए थे हम लोग, कौन भी नहीं थे उधर स्पॉट पे। वो बंद था सेंटर। वो बाकी का पुलिस को बोल दिया वो इसका CC कैमरा का वो सब रिकवरी करके चेक करो बोल के। वो उनका हिसाब से वो कर रहे हैं। वीडियो जो निकले हैं सर वो सारा वेरिफिकेशन हो रहा है? हाँ, हो रहा है। वो वीडियो भी वायरल हो, सो वीडियो भी हो रहे हैं और CC कैमरा का वो पुलिस वाले कर रहे हैं सर। कमीशन इस केस को कितने सीरियसली देख रही है? 100% सीरियस है सर। वो पूरा रिपोर्ट आने के बाद आपको मालूम होता है सर। वहीं पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता सुखजिंदर सिंह रांधवा ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मैंने 2 महीने पहले आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स के खिलाफ एक पत्र लिखा था। आज मैं इस मामले को लेकर अमित शाह से मिला। कांग्रेस नेता रांधवा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर थी। पर्यवेक्षकों की सूची पर संतुष्टि के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर आखिर में यही होना था तो फिर पार्टी हाईकमान के साथ इतनी सारी बैठकों का क्या मतलब था। नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत के सवाल के जवाब में रांधवा ने कहा कि इसका जवाब अजय माकंदे पर्यवेक्षकों की सूची में क्या था वही बता सकते हैं। ये लेटर है, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को 4/6/2026 को एक लेटर लिखा था। मेरे ख्याल अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने हो गए हैं और उसकी कॉपी मैंने होम मिनिस्टर साहब को भेजी थी। जो पंजाब के हालात हैं, खास करके गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, तरनतार डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर बेल्ट और पठानकोट के बारे में कि कैसे अर्जेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटोरिएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर बेल्ट, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर, नार्को टेररिज्म, गैंगस्टर एंड पोलिटिकल alignment and political weaponization of the पंजाब पुलिस। ये मैंने उनको एक लेटर लिखा था और उस लेटर के साथ एक मेरे एरिया में बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसकी भी उन्होंने एक, अभी उसकी डेट है 23/6 को एक लेटर निकाली थी और उसमें जो पंजाब में जो गुरदासपुर और दूसरे इलाकों में कैसे गैंगस्टर चल रहे हैं उनके बारे में मैंने जो नई लेटर थी, जो पहले वाली लेटर थी, इसको उन्होंने इस लेटर के बेस पर मेरे को बुलाया गया और जो लास्ट पैराग्राफ है उसके ऊपर उन्होंने जो मैंने कंक्लूजन निकालकर लास्ट लेटर में लिखा था उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन भी की और साथ ही मैंने ये कहा कि ये अकेली, अगर आप ये कहते हैं कि वहाँ पंजाब गवर्नमेंट है तो मैंने कहा मैं इसके साथ नहीं मानता, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस है,
आईबी है, आपके पास मिलिट्री इंटेलिजेंस है, रा है, सीबीआई है और कई आपके जो हैं वो है। तो इन बातों के ऊपर मैंने कहा कि आज पंजाब पूरा एक्सटॉर्शन, और उन्होंने एग्री भी किया कि एक्सटॉर्शन है, धमकी है, जेल में से 24/7 मोबाइल चल रहे हैं। उनको नंबर दे दिए गए कि इन नंबर के ऊपर किसी टाइम भी रात सुबह 5 बजे से लेकर रात 4 बजे तक ये मोबाइल चलते हैं। मेरे ख्याल जो मोबाइल करते हैं वो 1 घंटा ही सोते हैं, बाकी उनका जेल से मोबाइल चलता है। ये मैंने उनसे बात किया और उन्होंने कहा कि आपने डीजीपी पंजाब को कहा। मैंने कहा जी उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं और जैसे पंजाब में इलेक्शन लूटने की बात चल रही है, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे कोई और है, गैंगस्टरों का जो बोलबाला है, गैंगस्टरों को कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसमें आप अपना रोल बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है। जब टेररिज्म आया था तो उस टाइम पंजाब पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस जो थी दोनों ने मिलकर पंजाब के टेररिज्म को खत्म किया। तो मैंने कहा जी अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि ये पंजाब पुलिस का है, ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है और पाकिस्तान डायरेक्ट इंटरवीन कर रहा है, इस बात से आप भाग नहीं सकते। देश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 28 जून को 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र लिखकर SIR प्रक्रिया, चुनाव आयोग की कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी। अब विपक्षी दलों ने CJI को लिखी चिट्ठी सार्वजनिक की है। विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा परिस्थितियों में देश का चुनावी लोकतंत्र गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। पत्र में कहा गया है कि न्यायपालिका का संवैधानिक दायित्व तो लोकतंत्र को कार्यपालिका के अतिरेक से बचाना है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस चिट्ठी में DMK ने भी हस्ताक्षर किया है। DMK की तरफ से तिरुचि शिवा ने हस्ताक्षर किया है। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने राम मंदिर में चंदे में कथित चोरी और हेराफेरी मामले में कहा कि भाजपा सरकार बेईमान सरकार है। भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाती है, छोटे छोटे लोग पकड़े गए लेकिन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, उन्हें भी जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि जो लोग चोरों को बचा रहे हैं, आने वाले चुनाव में उन्हें हटा दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेईमान सरकार है। तो ये देखिए भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाए और वहीं के लोग और छोटे छोटे लोगों को तो पकड़े गए हैं, जेल भेजे गए हैं, लेकिन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, तो उनको भी जेल भेजा जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अब उसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं, जनता भी मांग कर रही है, वकील भी मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये बचा क्यों? क्या लगता है आपको? तो वो तो सरकार बचा रही है, सरकार बचा रही है। तो हमारी तो जनता से अपील है, जो बताओ चोरी करने वालों को बचा रही हो, भगवान राम की चोरी करने, मंदिर की चोरी करने वालों को बचा रही है, तो हमारी उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि आने वाले चुनाव में चोरों को, जो चोरों को बचा रहे हैं, तो ये भी उसमें शामिल है, तो उनको भी हटाया जाए। वहीं बिहार में खान सर की अग्रिम जमानत को लेकर आज हुई सुनवाई पर उनके वकील अरविंद कुमार मोवार ने कहा कि खान सर और उनके बॉडीगार्ड से जुड़े मामले पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन जज के उपलब्ध न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार यानी 7 फरवरी को तय की गई है। इसी बीच उनके अग्रिम जमानत बढ़ा दी गई है और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। अदालत में आज डेट था, लेकिन जज साहब के नहीं रहने के कारण इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई और इसमें डेट मंगलवार को पड़ा है।
7/7/2026 को अगली सुनवाई के लिए, और तब तक के लिए जो भी एंटीसिपेटरी बेल इन लोगों का है सब एक्सटेंड कर दिया गया है। नो कोर्सिव एक्शन सर कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू है, कर दिया गया है। अच्छा सर, जिस तरीके से पिछले डेट में जो बातें मांगी गई थी वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी अगले डेट में सर? वही सब चीज़ों पे अपील की जाएगी? हाँ, जो और मांगा गया था हमारे पिटीशन पर वो भी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सबमिट कर दिया है। जो भी तीनों लोग हैं, चाहे गार्ड्स हों या खान सर हों, अब जो सर उनकी डेट्स हैं वो कंटिन्यू साथ ही साथ चलती रहेंगी हर डेट पे सर? चल रहा है, लेकिन रेगुलर अलग सुनवाई होता है, एंटीसिपेटरी की अलग सुनवाई होती है। तो अब ये मंगलवार को ही सुनवाई होगी? मंगलवार को ही सुनवाई होगी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री मोदी के आगामी राजस्थान दौरे पर कहा कि हम सभी के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री राजस्थान पधार रहे हैं। वे राजस्थान को बहुत बड़ी 2 सौगात भी देंगे, एक का उद्घाटन है और एक का शिलान्यास है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इससे बहुत सारे फायदे हैं। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि पचपदरा रिफाइनरी से तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बहुत ही अधिक फायदा पहुंचेगा। ये ऐतिहासिक काम है जो काफ़ी समय से रुका हुआ था। मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने राजस्थान के लिए समय निकाला। वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई को अपने राजस्थान के दौरे के दौरान बलोतरा जिले की पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण और जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। बहुत हमको मतलब हम सभी लोग हम सबके लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं राजस्थान, और दो बहुत बड़ी सौगातें हमको दे भी रहे हैं, और उनका एक का उद्घाटन है, एक का शिलान्यास है, और बहुत फ़ायदा होगा हमारी यूथ को होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी मेट्रो से, फिर आपके और कनेक्टिविटी का एम्प्लॉयमेंट ऐसे भी बढ़ेगी कि ये जो थोड़े जो एरियाज़ हैं जो थोड़ी दूर हैं, विशेषकर विद्याधर नगर है, विद्याधर नगर में बहुत आगे तक जा रही है और वो सीकर से कनेक्ट होता है, तो वहाँ से भी लोग बहुत इजीली मेट्रो के माध्यम से सिटी में आ सकेंगे, ट्रैफिक अपना कम होगा उससे। बहुत मुझे लगता है बहुत सारे फ़ायदे हैं, और पचपदरा रिफाइनरी का तो मैं कहूँगी बहुत हमारे इकोनॉमिकली भी जो राजस्थान को फ़ायदा होगा वो बहुत बड़ा है, और हर तरीके से जो एक इतना बड़ा काम है, मैं मानती हूँ कि ऐतिहासिक काम है जो इतने समय से रुका हुआ था और फाइनली उद्घाटन हो रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने इतने उनके बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, और हमेशा राजस्थान के लिए वो हम लोगों को समय भी देते हैं, मार्गदर्शन भी उनका रहता है, नेतृत्व भी मिलता है। तो हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले। पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिम हिस्से में आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार और क्षमता से अधिक यात्रियों को लेकर चल रही बस हाईवे से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हाल के वर्षों में इसे पाकिस्तान के सबसे भीषण सड़क हादसे में से एक माना जा रहा है। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद के मुताबिक हादसा दाना सर इलाके में हुआ, जो बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की सीमा के पास स्थित एक दुर्गम क्षेत्र है। बस तेज रफ्तार में थी और चालक के नियंत्रण खोने के बाद सीधे चट्टान खाई में जा गिरी। प्रवक्ता ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस में केवल उसके अपने यात्री नहीं थे, बल्कि एक दूसरी बस खराब होने के कारण उसमें और भी यात्रियों को बैठाया गया था। इससे बस क्षमता से कहीं अधिक भर गई और प्रशासनिक मृत्यु की पहचान करने में जुटी हुई है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।